गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास थी अपनी राजकोषीय नीति के उद्देश्य से संबंधित थी। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए उसके दो उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। पहला उद्देश्य राजकोषीय नीति एवं आर्थिक वृद्धि दर था। दूसरा उद्देश्य राजकोषीय नीति एवं आर्थिक असमानता को कम करना था। तीसरा उद्देश्य जो आज हम पढ़ेंगे वो है राजकोषीय नीति को किस प्रकार से रोजगार सर्जन के या रोजगार बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। विकासशील जो देश है विद्यार्थियों उसमें रोजगार समस्या एक प्रमुख समस्या होती है। बेरोजगारी एक बहुत हद तक कायम रहती है। विकसित देशों में बेरोजगारी अलग प्रकार की होती है, वहाँ प्रभावी मांग की कमी से उत्पन्न होती है। अतः उनमें मुख्य समस्या क्या है? मांग बढ़ाने की होती है। मांग अगर बढ़ जाए तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उनका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो वहाँ पर उत्पादन करने वाले कामगारों की जरूरत पड़ेगी। कामगारों की जरूरत पड़ने पर बेरोजगार लोग उस जगह पर लगाए जा सकते हैं और उससे बेरोजगारी कम होगी। जबकि विकासशील व अन्य विकसित देशों में अलग समस्या होती है। यहाँ पर पूंजी की कमी की समस्या होती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं होती और बेरोजगारी बनी रहती है। दोनों प्रकार के देशों में राजकोषीय नीति के मार्फत रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। विकसित देशों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि करके, किसकी वृद्धि करके? सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय किसका हिस्सा है? राजकोषीय नीति का हिस्सा है। मांग में बढ़ा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 1930 के दशक में पूरी दुनिया में एक महामंदी आई थी। उस समय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स है, इन्होंने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को अपने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए ताकि जनता की जो प्रभावी मांग है उसमें वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था विकास का रास्ता अपना सके और अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सर्जन हो सके। भारत जैसे विकासशील देशों में केंद्र सरकार रोजगार सर्जन के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम चालू करती रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2006 में जाना पहचाना नाम है नरेगा कार्यक्रम, जो 2009 में जिसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसके अंदर आपको पता है 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। ऐसे ही बहुत सारी जो योजनाएं हैं, काम के बदले अनाज प्रोग्राम, ऐसे भी और जो है सरकार द्वारा फ्लेक्सी प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि बेरोजगारी कम कर सके और रोजगार का सर्जन अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन रोजगार सर्जन के लिए जरूरी है कि सरकार जो भी निवेश करे, जो भी गतिविधियां संचालित करे, वो श्रम गहन होनी चाहिए। कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप दो प्रकार का हो सकता है, श्रम गहन हो सकता है या पूंजी गहन हो सकता है। श्रम गहन या लेबर इंटेंसिव का तात्पर्य है कि उस कार्य को करने में, संपादित करने में श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है बजाय पूंजी के। पूंजी गहन जो उद्योग है, पूंजी गहन जो कार्यकलाप है, पूंजी गहन जो उद्योग है उसमें स्थिति अलग रहती है। उसमें श्रम की बजाय पूंजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो जो श्रम आधिक्य है, लेबर सरप्लस वाले देशों में राजकोषीय नीति का प्रयोग लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो है राजकोषीय नीति का इस्तेमाल आर्थिक स्तरीकरण में भी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में भी किया जाता है। विभिन्न देश है आजकल, पूरी दुनिया, पूरी ग्लोब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर आसानी से और बहुत कम समय में पड़ जाता है। इन चीज़ों को रोकने के लिए इस वैश्वीकरण के दौर में बहुत तेजी मंदी के दौर अचानक आते रहते हैं, उच्चाउचन या उतार चढ़ाव जिनको हम कहते हैं। 2008 में अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया था उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। अमूमन 2011 के बाद में यूरोजोन के देश हैं, पिछले साल जो पिक्स देश हैं, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, उन देशों में भी जो मंदी आई उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। और ये जो तेजी और मंदी का जो जाल है उसमें विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जकड़ लेती है। तो इस जो राजकोषीय नीति है इसका प्रयोग इस जो व्यापार चक्र विरोधी नीति के तौर पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो नीति अपनाएं, इस प्रकार की जो राजकोषीय नीति हो जो इस आर्थिक हलचलों को कंट्रोल कर सके, उसको विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मौके की नजाकत के अनुसार, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कराधान और सरकारी खर्च में परिवर्तन करके मंदी की स्थिति को
इस स्थिति में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों में कमी की जाती है और खर्च में बढ़ोतरी की जा सकती है। तेजी की स्थिति अलग स्थिति होगी। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी है और उसको कम करना है तो हमें क्या करना होगा, करों में वृद्धि करनी पड़ेगी और खर्च में कटौती करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उस तेजी की समस्या से समाधान पा सकते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो है राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति विरोधी नीति के रूप में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। चूंकि जो मुद्रास्फीति रोकने का काम मौद्रिक नीति का होता है, लेकिन केवल मौद्रिक नीति के साथ साथ हम राजकोषीय नीति का भी हम उसमें प्रयोग करें तो मुद्रास्फीति पर प्रभावी तौर पर काबू पाया जा सकता है। प्रथम विधि क्या हो सकती है मुद्रास्फीति को रोकने की? प्रथम विधि मुद्रास्फीति को रोकने की यह है कि आप करों में कोई परिवर्तन मत कीजिए। केवल प्रभावी मांग की मात्रा को कम करने के लिए अगर आपको सरकारी खर्च घटा दिया जाए, सरकारी खर्च घटाने से क्या होगा, लोगों के पास में आय कम आएगी, लोगों के पास में खर्च करने के लिए क्षमता कम होगी, तो खर्च कम करेंगे और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। कौन सी स्थिति में? सरकारी खर्च घटाने वाली स्थिति में। अगली वाली स्थिति है सरकारी खर्च में भी हम कटौती कर रहे हैं, साथ ही साथ कर की दरों में भी हम वृद्धि कर रहे हैं। कर की दरों में हम वृद्धि करेंगे, सरकार वृद्धि करेगी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि लोगों के पास में जो आमदनी है खर्च करनी होगी वो कम रह जाएगी। खर्च करने के लिए उनके पास में अगर आमदनी कम है तो उसके बाजार में कम खरीदने जाएंगे तो वस्तुओं की मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति पर कंट्रोल हो जाएगा। अगला जो है युद्धकाल है, उसमें सरकारी खर्च करना कठिन हो जाता है। उस समय केवल कर की दरों को ही बढ़ाना संभव होता है। इसमें व्यक्तिगत खर्च के योग्य आय घट जाती है, जिससे व्यक्तिगत उपभोग व निवेश में कमी आने से मुद्रास्फीति रोकी जा सकती है। तो सामान्यतः दो तरीके हैं मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, या तो सरकार कर बढ़ा सकती है या सरकारी खर्च को कम कर सकती है। दोनों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होगा, या दोनों को मिलकर एक साथ भी इस्तेमाल कर सकती है। विद्यार्थियों, अगला जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विनिमय दर की स्थिरता। विनिमय दर किसे कहा जाता है? एक देश की जो मुद्रा है उसका अन्य देशों की मुद्राओं से जो दर है, परिवर्तन की दर, उसको विनिमय दर कहा जाता है। जैसे भारत की रुपया और अमेरिकी यूएस डॉलर है, उसके बीच में एक दूसरे को जो बदलने की दर है उसको विनिमय दर कहा जाता है। इस समय मेरे ख्याल से एक जो डॉलर है उसकी रुपये से अगर तुलना करें तो विनिमय दर 70 रुपये के लगभग होगी। तो विनिमय दर की स्थिरता अस्थिरता क्यों उत्पन्न होती है? किसी देश में अगर आयात ज़्यादा हो, निर्यात कम हो तो स्थिति चालू खाते की घाटे वाली हो जाती है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए किसी भी देश का जो विनिमय दर में स्थिरता रखने के लिए जरूरी है कि उसके आयात और निर्यातों की मात्रा संतुलित रहे। अगर आयात ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे उस देश की जो मुद्रा की विनिमय दर है वो गिर जाएगी, उसकी जो मुद्रा है उसका मूल्य कम हो जाएगा। भारत जैसे देशों में जहाँ सोने का ज़्यादा आयात होता है, खनिज तेल का ज़्यादा आयात होता है, कोयले का हम लोग आयात करते हैं, तो हमारा आयात का जो मूल्य है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। निर्यात की हमारी एक सीमा है, उससे ज़्यादा हम निर्यात नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में रुपये की डॉलर से विनिमय दर अमूमन बहुत ही गिर जाती है और ये लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकती है राजकोषीय नीति के माध्यम सरकार? व्यापार घाटा को कम करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए। आयात शुल्क बढ़ाने से क्या होगा कि विदेशी वस्तुएं कम आएगी, उनकी मांग कम होगी। आयात कम होने से उनका हम जो विदेशों में उनका मूल्य चुका रहे हैं उसका मूल्य कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में विनिमय दर स्थिरता की ओर अग्रसर होगी। अगला जो है ऐसा उदाहरण, एक सोने पर आयात शुल्क 10% किया था, वो हमारे पास में है, तो उससे सोने की मांग में काफ़ी कमी आई थी, आयात में काफ़ी कमी आई थी और उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला था। विद्यार्थियों, निर्यात शुल्क घटाया जाना चाहिए। निर्यात शुल्क घटाने से क्या होगा कि हमारे जो निर्यात है विदेशों में उनकी मांग बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी तो हम निर्यात ज़्यादा कर सकेंगे, जिसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को या किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा जो राजकोषीय नीति के तहत हम उपयोग कर सकते हैं वह विदेशी कोषों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसके लिए शर्तें आकर्षित की जानी चाहिए ताकि इनका आगमन बढ़ सके, जिससे भुगतान के घाटे की वित्तीय व्यवस्था करने में मदद मिल सके।
सरकार बहुत सारे जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसको बढ़ाने के लिए कई प्रयास करती है। राजकोषीय नीति के मार्फत करों में उनको छूट प्रदान करती है, उनको सब्सिडी प्रदान करती है, उनको बहुत सारी ऐसी सहूलियतें प्रदान करती है ताकि वो यहाँ पर आकर अपना उद्योग लगा सके, अपनी फर्में लगा सके, ताकि यहाँ पर रोजगार के साथ साथ में हमारी जो विदेशी भुगतान कोष है उनका भी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चल सके। तो विद्यार्थियों, हमने राजकोषीय नीति की जो प्रमुख उद्देश्य थे उसमें हमने पढ़ा, और ये उद्देश्य आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक आप निबंधात्मक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू विद्यार्थी।